मेरा नाम नाइला है और सब मुझे प्यार से नूरी कहते थे। अब्बा काम से घर लौटे तो मैं चारपाई पर ही किताबें खोले बैठी थी। अब्बा मुझे देखकर मुस्कुराकर कहने लगे कि मेरी बेटी तो डॉक्टर बनेगी। अब्बा की बात सुनकर मैं भी मुस्कुराती थी। अब्बा की बस ये ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाऊं। वो आते जाते मुझे डॉक्टरनी कहकर ही पुकारा करते थे और उनकी ये बात सुनकर अम्मा फखर से चौड़ी हो जाती थी। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और गरीबी के बावजूद भी वो मुझे बहुत अच्छी तालीम दिलवा रहे थे। मैं अपने ही इलाके के एक दरमियानी दर्जे के प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही थी, लेकिन उसकी फीस भी हमारी औकात से बाहर थी। इसी वजह से अब्बा बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और ओवर टाइम भी लगाते थे, लेकिन मेरी फीस टाइम पर भर देते ताकि मेरी पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। मेरे पास हर वो चीज थी जो क्लास में दूसरे बच्चों के पास थी। अब्बा के काम से घर आते ही मैं लाड से अब्बा के गले लग जाती और उन्हें अपने सारे दिन की रोदात सुना देती। मैं अब्बा को हर छोटी से छोटी बात भी बताना नहीं भूलती थी। मैं अपना ज्यादातर वक्त पढ़ाई में लगाती। 12 साल की उम्र में ही गरीबी ने मुझे बहुत ज्यादा जिम्मेदार बना दिया था और मैं भी अब्बा की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। अब्बा घर में दाखिल होते ही सबसे पहले मेरा नाम लेकर मुझे पुकारते और अगर मैं उन्हें नजर ना आती तो वो बेचैन से हो जाते। अम्मा से बार बार मेरा पूछते कि नूरी कहाँ है। जब तक नूरी मुझे नजर नहीं आती मुझे सुकून नहीं आता। अम्मा अक्सर अब्बा को तंग करने के लिए कहती हैं कि जब से ये नूरी पैदा हुई है आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देते। अब्बा अम्मा को तंग करने के लिए कहते कि मुझे सबसे ज्यादा नूरी से मोहब्बत है क्योंकि मुझे नूरी में तुम्हारा अक्स नजर आता है। अम्मा और अब्बा दोनों ही मुझे प्यार से नूरी कहकर पुकारते थे। हमारा छोटा सा घर मेरे लिए किसी जन्नत से कम नहीं था। गरीबी के बावजूद भी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए वो सब कुछ किया था जो वो कर सकते थे। मेरी अम्मा कहती कि नूरी डॉक्टर बनेगी और सारे खानदान में मेरा नाम रोशन करेगी। मैंने खुद से ऐद किया हुआ था मैं हर सूरत डॉक्टर बनूंगी। मेरी अम्मा बहुत ही सीधी सादी थी जो गांव से शादी कराकर शहर आई थी। अम्मा खुद तो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो मुझे पढ़ाने के लिए पूरी मेहनत कर रही थी। घर के कामकाज से फारिग होने के बाद अम्मा मोहल्ले की एक औरत से कमीजों पर बटन टाकने का काम करने जाती थी और रात गए तक बटन टाकती रहती। अम्मा की आंखें इतनी कमजोर हो गई थी अब उन्हें सुई में धागा डालने में भी दिक्कत महसूस होती थी। बहुत दफा मैंने अम्मी से कहा कि आप ये काम ना किया करें। मेरी बात सुनकर अम्मा मुस्कुराकर कहती कि जब तक तू डॉक्टर नहीं बन जाती मुझे नजर आना बंद नहीं हो सकता। तेरी पढ़ाई के लिए तो मैं ये काम करती हूँ। जब तू डॉक्टर बन जाएगी तो हम दोनों बूढ़े माँ बाप को इतना आराम देना कि हमें कोई काम ही ना करना पड़े। मैं मोहब्बत से अम्मा के हाथ चूम लेती। कभी कभी स्याह बख्ती हमारी घात लगाए बैठी होती है और हम पूरी तरह बेखबर होते हैं। मेरे साथ भी किस्मत ने ऐसा ही खेल खेला था कि मैं डॉक्टर बनने की बजाय मरीजा बन चुकी थी। पिछले 15 दिन से मैं बिस्तर पर पड़ी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। कई कई घंटों बाद मुझे होश आता और मेरी चीखों से अस्पताल का कमरा गूंज उठता था। मैं अजियत की उस इंतहा पर थी जहां मौत जिंदगी से कहीं ज्यादा आसान लगती है। मैं होश में आकर आंखें खोलती तो मुझे मेरे माँ बाप सामने खड़े नजर आते। मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू बहने लगते। इन 15 दिनों में मैंने अपने बाप के चेहरे को जब भी देखा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। अपनी फूल जैसी बेटी के गम ने उन्हें निढाल कर दिया था। मेरे सारे सपने टूटकर चूर हो चुके थे, बल्कि मैं तो अपनी सपनों की बहुत भारी कीमत चुका रही थी। कभी कभी हम गरीबों के ख्वाब हमारे लिए अजाब बन जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए मैं दिन रात मेहनत कर रही थी और देखते ही देखते एक दरिंदे ने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेरकर मुझसे जिंदा रहने का हक भी छीन लिया था। मैं बहुत ही सुर्ख सफेद और प्यारी सी बच्ची थी। वो मुझे देखता और मेरी तारीफ किए बिना ना रहता। मेरे स्कूल में आने वाले बच्चे मुझे पसंद नहीं करते थे। उनकी नजर में मैं एक गरीब बच्ची थी जो उनके साथ बैठने के लायक नहीं थी। और कुछ बच्चे तो मेरी खूबसूरती से हसद करने लगे थे क्योंकि हर टीचर मुझसे खुद ब खुद प्यार करने लग जाता। ऐसे में स्कूल में मेरी दोस्ती निदा से हो गई। निदा एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और वो पढ़ाई में भी मेरी बहुत मदद करती थी। उन्हीं दिनों हमारे स्कूल में रियाजी के एक नए उस्ताद आए। मैं हमेशा से ही रियाजी में बहुत कमजोर थी
और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो वो मुझ पर ज्यादा तवज्जो देने लगे। सब बच्चों से ज्यादा वो मुझ पर मेहनत कर रहे थे और हर वक्त मेरे पास खड़े होकर मुझे समझाते रहते। कभी सर पर हाथ फेरते तो कभी मेरे गालों को खींच लेते। मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं 12 साल की एक नन्ही परी थी। मुझे जमाने की ऊंच नीच की ज्यादा खबर नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं उनके साथ कुछ अच्छा महसूस नहीं करती थी। एक दिन उस्ताद साहब ने ऐलान किया कि वो छुट्टी के बाद अपने घर पर सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं ताकि सभी बच्चे रियाजी में बेहतर हो जाएं। मेरे अलावा क्लास की और भी कुछ लड़कियां रियाजी में कमजोर थीं, इसलिए हम सब ने उनसे पढ़ने की हामी भर ली। वैसे भी उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। मैंने अब्बा अम्मा से इजाजत मांगी तो अब्बा ने खुशी खुशी इजाजत दे दी। उस्ताद तो बाप की जगह होता है। अब्बा ने कहा कि अगर वो तुम पर इतनी मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें भी उन्हें उनकी मेहनत का सिला देना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़कर इम्तियाजी नंबरों से इम्तिहान पास करना चाहिए। मैंने खुश होकर अब्बा से वादा कर लिया कि इस दफा मैं रियाजी में भी अच्छे नंबर हासिल करूंगी और अपने उस्ताद का सर फखर से बुलंद करूंगी। उस्ताद साहब ने मुझे मुफ्त में ट्यूशन पढ़ाने की बात की थी, इसलिए पैसों का भी कोई मसला नहीं था। मैं और क्लास की कुछ लड़कियां रोजाना छुट्टी के बाद स्कूल से निकलकर उस्ताद साहब के घर चली जाती थी और उस्ताद साहब हम सबको रियाजी समझाते। 2 दिन बाद उस्ताद साहब अपने साथ एक लड़की को दूसरे कमरे में ले गए। वो एक गंदा सा कबाड़ वाला कमरा था। कुछ ही देर बाद जब वो लड़की वापस आई तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थी। हम सभी ने बारी बारी पूछा कि उस्ताद साहब तुम्हें वहाँ क्यों लेकर गए थे। उसने हमें कुछ भी ना बताया और कहने लगी, ये एक राज है जो उस्ताद साहब और मेरे दरमियान है। सभी लड़कियों के अंदर तजस्सुस ने जन्म ले लिया, लेकिन उस लड़की ने कुछ ना बताया। अगले दिन छुट्टी के वक्त उस्ताद साहब ने दूसरी लड़की को अपने साथ चलने को कहा तो वो भी उनके साथ चली गई और वापसी पर उसकी खुशी देखने वाली थी। सब लड़कियों को बहुत ही ज्यादा तजस्सुस हुआ, लेकिन उस लड़की ने भी कुछ ना बताया और कहने लगी जो भी जाएगा उसे फायदा ही होगा। हम लोग सुबह स्कूल में पढ़ाई करते और छुट्टी के बाद उस्ताद साहब के घर चले जाते। मैं वापस आकर भी घर में बहुत मेहनत से पढ़ाई किया करती थी। मेरे अब्बा जी इस बात पर बहुत खुश थे। मैं चलती फिरती खुद को ख्वाबों में डॉक्टर बना देखा करती थी। मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद था कि मुझे डॉक्टर बनकर गरीबों का इलाज करना है। मैं 8 साल की थी जब मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी। पैसे न होने की वजह से हम उनका सही तरह से इलाज नहीं करवा पाए थे और मेरी दादी मुझसे बिछड़ गई थी। मैं अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी और उनके इस तरह बिछड़ जाने पर मेरे दिल में एक खला सा पैदा हो गया था। मैंने उस दिन खुद से अहद कर लिया था कि अब मैं डॉक्टर बनूंगी और गरीबों का इलाज मुफ्त करूंगी। अगले दिन फिर उस्ताद साहब ने एक और लड़की को बुलाया और छुट्टी के वक्त अपने साथ कमरे में ले गए। वापसी पर वो लड़की भी बहुत खुश थी। मैं सारा दिन इसी सोच में मगन रही कि न जाने उस्ताद साहब ऐसा क्या करते हैं कि हर लड़की इस कदर खुश होती है और कोई कुछ बताती भी नहीं है। मैं बार बार यही सोचती कि एक न एक दिन मेरी बारी भी आएगी, लेकिन उस्ताद साहब के साथ इस गंदे से कमरे में जाने का सोचकर मुझे भी डर लगता था। मैंने सोच लिया था कि जब उस्ताद साहब मुझे बुलाएंगे तो मैं मना कर दूंगी। उनकी शख्सियत कुछ अजीब सी थी। कभी वो बहुत ही ज्यादा खुश होते और कभी एकदम ही गुस्से में आ जाते थे। मेरी जिंदगी का वो बदतरीन दिन आ चुका था जब उस्ताद साहब ने छुट्टी के बाद मुझे पुकारा और कहने लगे कि आज तुम्हारी बारी है और बाकी सब बच्चे जा सकते हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई क्योंकि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सारी लड़कियां कहने लगी कि इसमें तुम्हारा ही फायदा है। फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से सभी लड़कियां उस्ताद साहब के साथ जा रही हैं, शायद वो उन लड़कियों को कोई तोहफा देते हैं, इसलिए वो खुशी खुशी वापस आती हैं। लड़कियों की हिम्मत दिलाने पर मैं उनके साथ उस गंदे से कमरे में चली गई और बाकी सब लड़कियां छुट्टी करके चली गईं। उस्ताद साहब मुझे अंदर ले गए और दरवाजा बंद कर लिया। मैं कुछ परेशान होकर उनको देखने लगी तो उन्होंने अपनी जेब से कुछ चॉकलेट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाई। मुझे लगा कि वो हर लड़की को इसी तरह बुलाकर चॉकलेट देते हैं। मैं खुश होकर चॉकलेट लेने के लिए आगे बढ़ी तो उन्होंने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। कहने लगे कि पहले तुम्हें एक इम्तिहान से गुजरना होगा, अगर तुम पास हो गई तो मैं सारी चॉकलेट तुम्हें दे दूंगा। मुझे लगा कि उस्ताद साहब मुझसे कोई रियाजी का सवाल पूछेंगे और फिर मुझे इनाम के तौर पर ये चॉकलेट देंगे, लेकिन उस्ताद साहब ने मुझसे जो कहा
وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ استاد صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ میری گود میں بیٹھ جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں نے انکار کر دیا اور ان سے کہا کہ مجھے گھر جانے دیں۔ میں اتنی بھی چھوٹی نہیں تھی کہ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہ آتی۔ میری اماں نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ تم نے کسی بھی غیر مرد کے قریب ہرگز نہیں جانا، اس لیے جب میں نے استاد جی کو انکار کیا تو وہ اچانک ہی غصے میں آ کر کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی جو مجھے منع کر رہی ہو؟ میں تمہیں مفت میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں، تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے اور میری ہر بات ماننی چاہیے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری اماں نے مجھے سختی سے منع کیا ہوا ہے، مجھے آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس آپ مجھے گھر جانے دیں۔ جیسے ہی ان کو اندازہ ہوا کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا تو وہ زبردستی پر اتر آئے اور انہوں نے مجھے دھکا دے کر چارپائی پر گرا دیا۔ اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی انہوں نے اپنے ہاتھ سے میرا منہ دبا دیا اور پھر میرے ہی دوپٹے سے میرا منہ باندھ دیا۔ میں پوری طرح تڑپ رہی تھی، ان کے لیے میری آواز بند کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں استاد جی نے مجھے پوری طرح بے حجاب کر دیا تھا۔ وہ استاد کے اعلیٰ مقام سے گر کر ایک وحشی درندے میں تبدیل ہو گئے تھے اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا وہ ناقابل بیان تھا۔ میں اپنی آخری سانسوں کو پہنچ گئی تھی۔ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گی تو وہ مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ میری سانسیں اکھڑ گئی تھی اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو ہسپتال کے بستر پر پایا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ میں اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ میری چیخوں اور فریادوں سے پورا ہسپتال گونج رہا تھا۔ جب مجھے پوری طرح سے ہوش آیا تو میری حالت پاگلوں جیسی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھ پر دن رات محنت کی اور 1 مہینے کے بعد مجھے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا، لیکن میں ذہنی طور پر صحت یاب نہیں ہو سکی تھی۔ اماں ابا میں سے کوئی بھی مجھ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ دونوں میری دل جوئی میں لگے رہتے تھے۔ لیکن جب میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو پولیس والے ہمارے گھر آئے اور کہنے لگے کہ نائلہ کی حالت اب بہتر ہے، اس لیے اب ہمیں اس کا بیان لینا ہے تاکہ مجرم کو ان کے انجام تک پہنچایا جا سکے۔ ابا نے پولیس والوں کو یہ کہہ کر منع کرنا چاہا کہ میری بیٹی کی حالت بہتر نہیں ہے اور ہم اس گزرے ہوئے ثانیے کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرتے، لیکن میں پولیس والوں کی آواز سن چکی تھی، اس لیے میں نے ابا سے کہا کہ میں بیان دینا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر ابا نے مجھے پریشان نظروں سے دیکھا۔ وہ مجھے دوبارہ اسی تکلیف سے گزرنے سے بچانا چاہتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ میرا بیان دینا بہت ضروری ہے ابا، ورنہ کوئی اور نائلہ میری طرح پھر کسی وحشی درندے کا شکار ہو جائے گی۔ پولیس والے انکل میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تو میں نے انہیں شروع سے لے کر وہاں تک کی تمام روایات سنا دی جہاں تک مجھے ہوش تھا۔ اس سے آگے مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے آگے کا بیان میری ماں نے دینا شروع کیا۔ اس وقت مجھے پتہ چلا کہ میرے بے ہوش ہونے کے بعد کیا ہوا تھا۔ میری ماں نے پولیس والوں کو بتانا شروع کیا کہ جب نائلہ ٹیوشن سے واپس نہ لوٹی تو 2 گھنٹے گزر گئے تو میں نائلہ کی دوست ندا جو ہمارے قریب ہی رہتی تھی اس کے گھر جا کر معلوم کیا تو وہاں مجھے پتہ چلا کہ استاد جی روز ہی کسی نہ کسی لڑکی کو کمرے میں لے جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چھوٹا سا تحفہ دیا کرتے ہیں، کیونکہ ندا نے مجھے بتایا تھا کہ سب لڑکیاں جا چکی تھی اور میری نوری بھی ابھی تک استاد جی کے پاس تھی۔ میں دوڑتی ہوئی استاد جی کے گھر تک پہنچ گئی۔ مجھے اپنی چپلوں کا ہوش تک نہیں تھا۔ ان کا گھر اسکول سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ گھر کے باہر تالا لگا ہوا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو میں نے ارد گرد کے لوگوں کو روک کر پوچھنا شروع کیا، لیکن کسی نے بھی نائلہ کو استاد جی کے گھر سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ البتہ ایک شخص نے مجھے بتایا کہ استاد جی بہت تیزی سے گھر کو تالا لگا کر کہیں چلے گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی میں نے آس پڑوس کے لوگوں سے مدد کی درخواست کی اور کچھ لوگوں نے میری مدد کرنے کے لیے استاد جی کے گھر کا تالا توڑ دیا۔ جب میں اندر گئی تو بڑے سے کمرے کے اندر مجھے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا اور اس دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی میری چیخیں آسمان کو پہنچ گئی۔ میری بیٹی نوری بہت بری حالت میں پڑی تھی۔ اس کا جو حال تھا اسے دیکھ کر میں بے حال ہو گئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی چادر اتار کر اپنی بیٹی پر ڈال دی تھی اور لوگوں کی مدد سے نوری کو ہسپتال لے کر پہنچ گئی۔ نوری کے ابا کو بھی اس حادثے کی خبر مل گئی تھی اور وہ بھی فوراً ہسپتال چلے آئے تھے۔ استاد جی کا کہیں کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ وہ شخص استاد کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ وہ استاد کے رتبے پر پہنچنے والا ایک شیطان تھا جس نے استاد جیسے معزز لفظ کو استعمال کیا تھا۔
पुलिस वाले कहने लगे कि हम सब उस शख्स को बहुत पहले ही पकड़ चुके हैं, लेकिन आप लोगों की हालत ऐसी नहीं है कि हम आपको इस बारे में बताते। हमारे लिए नूरी का बयान भी बहुत जरूरी था, और अब जबकि नूरी बयान दे चुकी है तो हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो दरिंदा पकड़ा गया है। वो शख्स अपनी डिग्रियों का फायदा उठाते हुए किसी भी छोटे से प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर लेता है और फिर वहाँ की बच्चियों को तालीम देने के बहाने उन्हें अलहदा से ट्यूशन सेंटर पर बुलाता है, और जो लड़की उसे पसंद आ जाती है उसे हासिल करने के लिए वो ये खेल खेलता है। नूरी से पहले उसने जितनी भी लड़कियों को कमरे में बुलाया था उन सब के बयानात लिए जा चुके थे। उन सब लड़कियों को वो कुछ टॉफियां और चॉकलेट देकर वापस भेज दिया करता था। उनके साथ कोई गलत हरकत नहीं करता था और साथ ही ये ताकीद करता था कि बाहर जाकर किसी को भी इस तोहफे के बारे में ना बताया जाए। लड़कियां उससे वादा कर लेती थी और अपने वादे पर कायम रहती थी। उसका असल हदफ शुरू से ही नूरी था, और जिस दिन उसने नूरी को बुलाया उस दिन सबको छुट्टी दे दी। पुलिस वाले कह रहे थे कि स्कूल इंतजामिया से भी इस बात पर बयान लिया गया है। वो लोग उस्ताद साहब के इस प्राइवेट ट्यूशन सेंटर से बिल्कुल गाफिल थे और अब वो जिंदा पुलिस की हिरासत में था। पुलिस वालों ने बताया कि वो शख्स अपनी जिंदगी में नाखुश था और उसकी बीवी के साथ बहुत ही खराब ताल्लुकात थे। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया था और उसके घर वाले भी इसके रवैये से तंग आकर उसे निकाल चुके थे। वो जगह बदल बदल कर स्कूलों में नौकरी करता और अपनी मनपसंद लड़की के साथ ज्यादती करता था। दरअसल वो शख्स एक जहनी मरीज बन चुका था, और अब जबकि नूरी ने पूरी तरह बयान दे दिया है तो हमें यकीन है कि अदालत उस शख्स को सजा सुना देगी। अब तक वो मुजरिम इसलिए बचता आ रहा था क्योंकि किसी भी लड़की के घर वालों ने पुलिस को बयान नहीं दिया था और न ही किसी लड़की ने पुलिस वालों से बात की थी। नाइला के इस बयान की वजह से आइंदा बहुत सी लड़कियां उस दरिंदे का शिकार होने से बच जाएंगी। पुलिस वाले जा चुके थे और मेरे माँ बाप मेरे पास बैठे थे। मैंने अपनी माँ के कंधे पर सर रख लिया था और आंखें बंद कर ली थी, लेकिन मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी रूह पर जो जख्म लगे थे शायद वो उम्र भर ठीक ना हो पाते। मेरे अब्बा नम आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे कि मेरी नूरी ने जिस हिम्मत से पुलिस वालों को बयान दिया है, मुझे यकीन है कि नूरी ने बहुत सी अपनी जैसी लड़कियों को बचा लिया है। मुझे अपनी बेटी पर फख्र है और मैं अपनी बेटी को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। मैं अपने अब्बा जी के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें बहुत से लोग कसूरवार थे, लेकिन शायद सबसे ज्यादा कसूर स्कूल इंतजामिया का था। आजकल हर गली के कोने पर ऐसे बहुत से प्राइवेट स्कूल खुल चुके हैं जो कम तनख्वाहों के और किसी को भी उस्ताद के ओहदे पर फाइज कर लेते हैं, ये जाने बगैर कि वो उस्ताद कहलाने के लायक है भी या नहीं। और कुछ कसूर हमारे इस निजाम का भी है जहाँ जालिम जुल्म करके भी आजादी से घूमता है। मेरे माँ बाप ने एक दफा फिर मेरी आंखों में सपने भरने शुरू कर दिए थे। आजमाइश मेरी जिंदगी में आई थी और मैं इस आजमाइश से बाहर आ गई थी। मुझे अपने बाप की आंखों में अपने लिए फख्र देखना था और डॉक्टर बनकर अपने माँ बाप का सीना चौड़ा करना था। आज इस बात को कई साल गुजर गए हैं। हम वो शहर छोड़कर मुल्तान आ गए थे और आज मैं मुल्तान नेशनल मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने माँ बाप की मेहनत और दुआओं से डॉक्टर बनने वाली हूँ। आखिर में मैं बस इतना कहूंगी कि आपने भी जिंदगी में बहुत से दुख सहे होंगे। क्या आप अपने दुखों से निकलकर दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आने में कामयाब हुए हैं? और अगर आप अभी तक अपने दुखों के भावर में उनके हुए हैं तो एक दफा फिर मेरी ये कहानी जरूर सुनिएगा, क्योंकि मैं आज सिर्फ नूरी नहीं बल्कि डॉक्टर नाइला हूँ। कमेंट सेक्शन में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।